हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज सेशन, और एमसीक्यू सेशन टारगेट कर रहे थे अपन एमपीसीएचओ, सीआरपीएफ और ईएसआईसी। साथ ही नोट से 2021 को अपन टारगेट करते हुए एमसीक्यू सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हमने 6 एमसीक्यू सेशन डिस्कस कर लिए हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7वां 7th एमसीक्यू सेशन। और इसके रिगार्डिंग मोस्टली आज हम इस सेशन में ओबीसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। उम्मीद है जो पीछे के 6 सेशन आपने लिए हैं आपको समझ आए होंगे, और उसी उम्मीद के साथ, उसी लक्ष्य को साथ, उसी एम को, उसी टारगेट को मानकर उसी से अपन टारगेट एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th सेशन, और 7th सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के साथ मैं यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते रहे। क्योंकि आप सबको पता होगा, अपनी जो एमसीक्यू सेशन होता है डेली 12 o'clock अपना एमसीक्यू सेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर आपको इनका पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, नोट वगैरह मिल जाता है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सभी नोट्स, एमसीक्यू सेशन का पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, बुला लिए सभी फ्रेंड्स को। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सबका स्वागत है, और स्टार्ट कर रहे हैं आज के हमने अपने इस एमसीक्यू सेशन नंबर 7 को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आप आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली अपन टारगेट करेंगे आज ओबीसी के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेन फुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप सबको पता है आई थिंक। सभी क्वेश्चन के लिए जैसा कि आपको बता रखा है मैंने, हर सेशन में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, कुछ सेकंड्स का टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है, और उसके बाद राइट आंसर में आपको बताऊंगा उसका एक्चुअली राइट आंसर क्या है, और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं, उसके रिगार्डिंग कोई अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं, सारी जानकारी मैं दूंगा। तो लाइक और शेयर करते रहे वीडियो को। तो इसका आंसर आपको देना है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज। ऑप्शन आपके सामने है मिनोरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है मिनोरेजिया, भी कह सकते हैं अपन। फर्स्ट को मिनोरिया और मिनोरेजिया दोनों सेम मीनिंग है। उसके बाद डिसमिनोरिया, एमिनोरिया और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर आपको देना है। उसके बाद राइट आंसर मैं दूंगा, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसका कमेंट करें, उसके बाद राइट आंसर आपको बताया जाएगा। क्या इसका राइट आंसर है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आंसर बताइएगा, फिर उसके बाद राइट आंसर आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्मिनोरिया बिल्कुल राइट आंसर है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज अ डिस्मिनोरिया, या अपन कैसे कह सकते हैं पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुएशन आप सबको पता है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एवरी मंथ 28 डेज समथिंग ये आता है, 28 डेज ये होती है एवरी साइकिल, एवरी मंथ ये साइकिल होती है, आप सबको पता है। इसके अंदर अलग अलग फेजेस होती है, और उसके अंदर ब्लीडिंग जो फेज होती है उसके ड्यूरिंग पेन होना, that is known as a dysmenorrhea। यानी डिस्मिनोरिया, व्हाट डिस्मिनोरिया मीन्स है पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज अ डिस्मिनोरिया। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब इसके रिगार्डिंग एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है एमनोरिया। एमनोरिया मीन्स नाम से मीनिंग निकल रहा है ए नहीं है, यानी मिनोरिया तो है बट ए मीन्स एब्सेंस ऑफ एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मिनोरिया, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, दैट इज कंडीशन नोन एज एमनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, ऊपर नेक्स्ट फर्स्ट वन ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा मिनोरिया या मिनोरेजिया इसको कह सकते हैं, और इसको हाइपर मिनोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपर मिनोरिया भी कहते हैं। तो याद रखिए, मिनोरिया, मिनोरेजिया और हाइपर मिनोरिया दोनों का, तीनों का मीनिंग एक ही है। इनका क्या मीनिंग होता है कि इनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो मोर देन 80 ml ब्लीडिंग यदि होती है, मोर देन 80 ml यदि ब्लीडिंग होती है, दैट इज नोन एज, यानी कि हाइपर ब्लीडिंग होती है, यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कह सकते हैं पर नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, कि यदि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल चलती है उसके अंदर यदि मोर देन 80 ml यदि ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन को मिनोरिया या मिनोरेजिया या फिर हाइपर मिनोरिया कह सकते हैं।
नॉर्मल आपको पता होगा, नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है वो 20 to 80 ml होती है, ठीक है, 20 to 80 ml ब्लीडिंग होती है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यदि 80 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है दैट इज नोन एज मिनोरेजिया या हाइपर मिनोरिया। आई थिंक समझ आ गया होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो ब्लीडिंग फेज है वो मोर देन 7 days की हो जाए, यानी कि नॉर्मली अपन पढ़ते हैं, नॉर्मली आपने भी पढ़ा है कि जो ब्लीडिंग फेज होती है वो नॉर्मली कितना होती है 3 to 5 days की होती है, बट यदि मोर देन 7 days यदि हो जाती है ब्लीडिंग फेज दैट इज नोन एज हाइपर मिनोरिया, ठीक है, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग होना और ब्लीडिंग फेज का बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, दैट इज हाइपर मिनोरिया, ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग, इसकी एब्नॉर्मलिटीज काफी सारी है, वो अलग अलग एब्नॉर्मलिटीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी एसटीडी नहीं है, एसटीडी कौन सी, नीचे फॉलोइंग कुछ डिजीज कंडीशन आपको दी हुई है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है यानी एसटीडी नहीं है, ठीक है, इन विच फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कैंक्रोइड, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी है फाइब्रॉइड यूट्रस और ऑप्शन डी है एचआईवी या एड्स। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है। एलिमिनेशन मेथड आप काम में लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे आई थिंक, और आप ऐसा ही करना है, एमसीक्यू सेशन कोई सा भी एग्जाम दो आप कंपेटिटिव, उसमें एलिमिनेशन मेथड आपको काम में लेना है, जैसे कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी एसटीडी नहीं है, तो देखिए सिफिलिस एसटीडी होता है, एचआईवी एड्स एसटीडी होता है, कैंक्रोइड एसटीडी होता है, और जो फाइब्रॉइड यूट्रस है ये एसटीडी नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फाइब्रॉइड यूट्रस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए, मैं बोलता हूँ सुनिए। when the umbilical cord lies when the umbilical cord lies in front of the presenting part and membrane are intact it known as is known as, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या किया है समझ गए होंगे आप, आई थिंक समझ गए होंगे कि अम्बिलिकल कोड यदि इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी जैसे कि प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, आपने पूरा लेबर प्रोसेस पढ़ा होगा, लेबर की स्टेजेस पढ़ी होगी, है ना, तो अलग अलग स्टेज की लेबर होती है, आपने देखा हो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, इनमें देखा होगा कि बेबी जो डिसेंड होता है उसका हेड डिसेंड होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट आपने देखे होंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट आपने पढ़े होंगे। यानी क्वेश्चन ये है कि यदि प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट लाइक ये हेड है, आप समझिए ये हेड है और इसके अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, अभी हेड है, ठीक है, अब इसके इन फ्रंट जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके इन फ्रंट आ गया है, ठीक है, बट मेम्ब्रेन आर इंटेक्ट, लेकिन अभी जो मेम्ब्रेन जो आपने देखी होगी एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, ये अभी क्या है, ये जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है वो अभी इंटेक्ट है, मेम्ब्रेन है, अभी तक रप्चर नहीं हुई है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट के जस्ट आगे आपका बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाता है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड लाइज इन फ्रंट द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड मेम्ब्रेन आर इंटेक्ट एट नोन एज। ऑप्शन आपके सामने, समझ गए होंगे आई थिंक क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है कॉर्ड प्रोलेप्स कहेंगे, ऑप्शन बी है कॉर्ड प्रेजेंटेशन कहेंगे, ऑप्शन सी है कॉर्ड पल्सेशन कहेंगे, और ऑप्शन डी है कॉर्ड डिलीवरी कहेंगे। क्या इसका राइट आंसर है? आप सबको पता चल गया होगा आई थिंक, बिकॉज क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ है, प्रेजेंटिंग पार्ट की पहले है और अभी तक मेम्ब्रेन इंटेक्ट है, इट मीन्स वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी कॉर्ड प्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे है तो प्रेजेंटेशन किसका हो रहा है, कॉर्ड का हो रहा है, तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, और काफ़ी बार पूछा हुआ है एमपीसीएचओ के अंदर, काफ़ी बार ये पूछा हुआ है, ठीक है, और अदर कंपेटेटिव ईएसआईसी वगैरह के अंदर ये काफ़ी बार पूछे हुए हैं। ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन एज इट इज ऐसा नहीं होगा, बट क्वेश्चन इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए सुने, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कोल्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होना, या अपन कह सकते हैं फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। ओवुलेशन कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन कहेंगे, मिनार्की कहेंगे या मिनोपॉज कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है आपको, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या था। तो देखिए स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जा रही है तो डायरेक्ट आपका आंसर जाता है मिनार्ची, क्या जाता है, मिनार्ची या मिनार्की, जो भी आप पढ़े इसको, ठीक है, मिनार्ची या मिनार्की, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है मिनार्ची या मिनार्की, ठीक है, यानी फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो मिनार्ची होती है, और लास्ट
एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है, तो लास्ट जो होती है वो मीनोपोज होती है। ठीक है, मीनोपोज जो कि लास्ट की यानी कि अप्रोक्स 45 और 50 ईयर्स, ठीक है, 45 और 50 ईयर्स तक ये आती है, मतलब लास्ट हो जाता है, मतलब अब आना बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट नोन एज अ मीनोपोज। और फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और ये अप्रोक्स 13 टू 16 ईयर्स आती है, तो ये क्या हो जाती है, मीनार्की होता है। दोनों का मीनिंग आपको याद रखना है। मीनार्की मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, और मीनोपोज मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया। ठीक है, तो मीनोपोज वो है और मीनार्की स्टार्टिंग होना। ठीक है, दोनों याद हो गया होगा। मेंस्ट्रुएशन आप जानते हो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना। ठीक है, उसके बाद ओवुलेशन यानी ओवम बने, और ओवम बने कहाँ पर बने, ओवरी में, और ओवरी से ओवम का रिलीज होना वो ओवुलेशन होता है। ठीक है, आई थिंक सब समझते होंगे ये बात। आपने पढ़े हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपकी परिचित है, कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना है और एमसीक्यू सेशन आपको लेते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट, सीक्रेशन फ्रॉम मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीक्रेशन फ्रॉम मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद मदर ब्रेस्ट से फ्लूइड सीक्रेट होता है या सीक्रेशन होता है जो भी फ्लूइड, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए सिडेट्रम, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी लोचिया या लोकिया, ऑप्शन डी है ल्यूकोरिया। क्या इसका राइट आंसर है, आंसर आपको देना है। आई थिंक समझ गए होंगे, बिल्कुल राइट आंसर आप दे देंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर आपको बताया जाएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रम। आप सबको पता है, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो आफ्टर डिलीवरी या फॉलोइंग डिलीवरी जो सिक्रेशन होता है ब्रेस्ट से, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। और ये काफ़ी न्यूट्रेटिव मिल्क हो सकता है, यानी फर्स्ट मिल्क अपन कह सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी 3 डेज जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम होता है। आई थिंक ये सब समझते हैं और यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइक और शेयर करते रहे, नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इनका पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल करवाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी स्टेज कौन सी है, लेबर की ऐसी स्टेज कौन सी है जिसके अंदर प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाती है, यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, तो वो स्टेज कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। क्या स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है, स्टेज फोर्थ है। पहले आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, उसके बाद इनके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर जो आते हैं कंपेटिटिव रिपीटेड क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, वो अपन बात करेंगे। तो फटाफट से पहले इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसकी बात करेंगे अपन क्या क्या हो सकता है। चलिए इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। स्टेज थर्ड के अंदर प्लेसेंटा जो होती है वो डिलीवरी होती है, यानी जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी कौन से स्टेज में होती है, तो थर्ड स्टेज में होती है। याद रखिए कौन सी स्टेज में होती है, थर्ड स्टेज में होती है। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए समझे, स्टेज अपन ने पढ़ी है, लेबर आपने पढ़ा है, पूरा लेबर डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसके अंदर जो स्टेजेस होती है उनको बेसिकली अपन देखें तो 3 स्टेजेस की होती है। वैसे तो 4 स्टेजेस की करते हैं, 4 काफ़ी बुक में 4 स्टेज है और काफ़ी जगह 4 पढ़ते हैं। ठीक है, और 4 वैसे बेसिकली अपन बात करें, मेनली जो स्टेज बात करें तो 3 स्टेजेस की होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, बेसिकली ये 3 स्टेज है। उसके बाद चौथी स्टेज ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। ठीक है, वो आफ्टर सब कुछ हो जाता है तो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, 24 आवर लेडी को, तो फोर्थ स्टेज मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, स्टार्ट होती है ये ट्रू लेबर पेन से। जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से, और एंड होता है इसका स्टार्टिंग विद ट्रू लेबर पेन और एंड्स विद फुल डायलेशन या फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, यानी कि 4 फिंगर डायलेट हो जाता है तो वहां पर ये एंड हो जाती है। यानी कह सकते हैं अपन कि फर्स्ट स्टेज इज स्टार्ट विद ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद दी या एंड विद फुली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। और डायलेशन कितना, 10 सेंटीमीटर और 4 फिंगर। ठीक है, याद रखें 10 सेंटीमीटर और 4 फिंगर, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। यानी कह सकते हैं कि सर्विक्स का डायलेशन किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर इन्वॉल्व होता है। कितना डायलेशन, अप टू 10 सेंटीमीटर यानी 4 फिंगर। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज की अपन बात करें तो सेकंड स्टेज में एक्सपल्सन ऑफ फीटस या फिर डिलीवरी ऑफ बेबी, दोनों अपन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सपल्सन ऑफ फीटस कौन से स्टेज में आता है, तो सेकंड स्टेज में। डिलीवरी ऑफ बेबी कौन से स्टेज में आता है, तो वो सेकंड स्टेज में आता है। इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो डेफिनेशन सीधी सी है। क्या डेफिनेशन है, समझने की कोशिश करना एक बार। जैसे इसमें कहा था अपन फर्स्ट स्टेज में कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंड कहाँ होती है, वैसे ही ये स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर फुली डायलेट हो गया सर्विक्स, यानी कह सकते हैं कि स्टार्ट आफ्टर द फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स
एंड एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर फुली डायलेट हो गया, सर्विक्स डायलेट हो गया। अब डायलेशन के बाद से लेकर स्टार्ट होती है ये कहां तक, जब तक कि फीटस डिलीवर्ड नहीं हो जाता है। तो सेकंड स्टेज ये स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकंड स्टेज ये होती है। फर्स्ट स्टेज जैसे ही खत्म होगी तो सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फुली डायलेशन होने के बाद, सर्विक्स का डायलेशन होने के बाद जब तक फीटस डिलीवर्ड नहीं हो जाता तब तक क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है। यानी कह सकते हैं सीधी सी अपन भाषा में कि स्टार्ट आफ्टर द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद द एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, सेकंड स्टेज में, यानी कि डिलीवरी ऑफ फीटस के क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार, तो वो सेकंड स्टेज है। अब देखिए डायलेट हो गया, बेबी डिलीवर्ड हो गया, अब क्या होगा, रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ है यूट्रस के अंदर, यानी कि प्लेसेंटा जो बचा हुआ है उसका डिलीवरी होगा। क्या होगा, प्लेसेंटा का डिलीवरी होगा। तो सीधे सा आंसर है आपका कि थर्ड स्टेज क्या किसके रिगार्डिंग होती है, तो प्लेसेंटा की डिलीवरी के रिगार्डिंग होती है, यानी प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के रिगार्डिंग होती है। यानी सब कुछ हो गया, डायलेशन हो गया फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में फीटस डिलीवर्ड हो गया, थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो प्लेसेंटा बचा हुआ है उस प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा। कि कौन से स्टेज में, थर्ड स्टेज में होगा। या तो मैनुअली हो जाएगा, अगर या तो ऑटोमेटिकली जो होता है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने आप से नहीं होता तो फिर उसको मैनुअली करवाया जाता है। और मैनुअली के अंदर अलग अलग स्टेप अपन काम में ले जाता है, एक्सट्रैक्शन लेते हैं, मैनुअली कंप्रेशन वगैरह अपन लेते हैं। ठीक है, उसको अपन आगे बात करेंगे फर्दर। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेज में फुली डायलेशन, सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर, थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा है उसका डिलीवर्ड होता है, प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है। अब फोर्थ स्टेज काफी जगह आपने पढ़ी है, तो फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। 24 आवर लेडी को वार्ड में एडमिट करके रखा जाता है, पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका सारे वाइटल वगैरह ऑब्जर्व किए जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो वो सब कुछ चेक किया जाता है। वो फोर्थ स्टेज हम नॉर्मली मान लेते हैं। बाकी बेसिकली जो 3 स्टेज है लेबर की वही है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख ले, कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आप नोट सेट देख लीजिएगा, एम्स नोट सेट देख लीजिएगा, उसके अलावा आप ESIC का देख लीजिएगा, MPCHO, UPCHO, CHO का कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, स्टाफ नर्स का कोई सा एग्जाम देख लीजिए, RPSC देख लीजिए। सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सभी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, पेप स्मीयर इज यूज द स्क्रीनिंग ऑफ विच। ठीक है, यानी कि नीचे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर किसका स्क्रीनिंग करने के लिए पेप स्मीयर करते हैं, किसका स्क्रीनिंग करने के लिए पेप स्मीयर करते हैं। आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप सबको पता होगा, ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पेप स्मीयर जो है किसमें करते हैं, सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीनिंग करने के लिए करते हैं, यानी सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है ये पेप स्मीयर। ठीक है, आई थिंक क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखिए क्वेश्चन, जिसको याद नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सबको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असिस्ट द डिसेंड ऑफ द हेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके अंदर जो बेबी का हेड है वो डिसेंड हो रहा है, उसको असिस्ट करने के लिए जो एब्डोमिनल ग्रिप यूज करते हैं, अलग अलग ग्रिप आप यूज कर सकते हैं। लेपोर्ड जिसको कहते हैं, लियोपोर्ड जिसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा लियोपोर्ड के नाम से, और ग्रिप भी पढ़ा होगा एब्डोमिनल ग्रिप के अंदर। उसके अंदर फंडल ग्रिप पढ़ा है, लेटरल ग्रिप पढ़ा है, पेल्विक ग्रिप पढ़ा है, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट सेकंड, पाउलिक ग्रिप पढ़ा है, ये सारा एम्बिलिकल ग्रिप पढ़ा है, ये सारे आपने पढ़े हैं। तो कौन सी ग्रिप यूज करते हैं फिटल हार्ट जो डिसेंड हो रहा है उसको असिस्ट करने के लिए। तो आंसर आपको देना है जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक फर्स्ट ग्रिप और पेल्विक सेकंड ग्रिप। क्या इसका राइट आंसर है, आंसर बताइए। उसके बाद इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन इसके अंदर और पूछे जा सकते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे। जी, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पेल्विक सेकंड जो ग्रिप यूज करते हैं एब्डोमिनल ग्रिप के अंदर, पेल्विक सेकंड ग्रिप जो यूज करते हैं उसी के थ्रू अपन फिटल हेड जो डिसेंड हो रहा है उसको अपन असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन, भूलना नहीं है। पेल्विक सेकंड ग्रिप है ना। अब इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। अलग अलग ग्रिप होती है, लाइक इसके अंदर फंडल ग्रिप होती है, लाइक इसके अंदर लेटरल ग्रिप, और इसी को लेटरल ग्रिप को अम्लाइकल ग्रिप या अम्लिकल ग्रिप कह सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट होता है पाउलिक ग्रिप, नेक्स्ट होता है पाउलिक ग्रिप, और इसी को ही पेल्विक फर्स्ट ग्रिप कहते हैं। ठीक है, कौन सी ग्रिप, पेल्विक फर्स्ट ग्रिप कहते हैं। और एक और होता है पेल्विक ग्रिप, ठीक है, पेल्विक ग्रिप, और इसी को ही कहते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप। ठीक है, तो 4 ग्रिप मोस्टली अपन पढ़ते हैं, 4 ग्रिप आपने मोस्टली पढ़ी होगी। फर्स्ट वन फंडल ग्रिप पढ़ी होगी, सेकंड वन लेटरल या अम्बिलिकल ग्रिप पढ़ी होगी, थर्ड वन पाउलिक या पेल्विक फर्स्ट ग्रिप आपने पढ़ी होगी, और फोर्थ वन
पेल्विक सेकंड ग्रिप आपने पढ़ी होगी, ठीक है। आई थिंक ये सारे पढ़े हैं आपने। क्या क्या इनके अंदर होता है ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो फंडल ग्रिप है उसके अंदर फीटल पोल को असिस्ट करने के लिए ये ग्रिप असिस्ट किया जाता है। क्या होता है अपन सेपरेटली इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेटरल ग्रिप और अम्बिलिकल ग्रिप, ये भी फीटल लाई को शो करने के लिए, फीटल लाई को असिस्ट करने के लिए। अब लाई क्या होती है, तो लाई क्या होती है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन मैटरनल के जो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस होता है उसका फीटल के लॉन्ग एक्सिस है, यानी कि लाई क्या होता है, लाई को असिस्ट करने के लिए अम्बिलिकल ग्रिप यूज करते हैं, लाइकोसिस करने के लिए अम्बिलिकल ग्रिप यूज करते हैं। और अम्बिलिकल जो ग्रिप होता है उसमें लाई असिस्ट की जाती है। और लाई क्या होता है, लाई एक रिलेशनशिप है मैटरनल जो लॉन्ग एक्सिस है उसके साथ फीटल का जो लॉन्ग एक्सिस है, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस का फीटल के लॉन्ग एक्सिस के साथ जो रिलेशनशिप होता है वही लाई कहलाता है, ठीक है। तो इस लाई को असिस्ट करने के लिए कौन सा ग्रिप यूज करते हैं, तो अम्बिलिकल ग्रिप यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है पाउलिक ग्रिप या पेल्विक फर्स्ट ग्रिप, तो इसके अंदर क्या असिस्ट करते हैं, तो देखिए इसके अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट को असिस्ट करते हैं या एंगेजमेंट असिस्ट करते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट और एंगेजमेंट को असिस्टमेंट किया जाता है पाउलिक ग्रिप या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के अंदर, ठीक है। और लास्ट बचा है पेल्विक सेकंड ग्रिप। पेल्विक सेकंड ग्रिप, इसके अंदर भी एंगेजमेंट क्या होता है वो भी अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फीटल हेड का आपके स्टेशन पढ़े होंगे आपने, स्टेशन 0, स्टेशन 1 प्लस 1 सेकंड प्लस, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे। स्टेशन माइनस में प्लस में दोनों तरीके से आपसे पढ़े होंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या अलग सेपरेट अपन उसको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एटीट्यूड के बारे में इसके अंदर असेस करते हैं पेल्विक सेकंड के अंदर, और साथ ही हेड जो डिसेंड हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं या असेस करते हैं। अब एटीट्यूड मैंने शब्द यूज किया वो क्या होता है, यानी लाई तो मैंने क्या बोला कि मदर के लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटल लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस और फीटस के लॉन्ग एक्सिस के बीच में जो रिलेशन होता है वो लाई होता है, ठीक है। और एटीट्यूड क्या होता है, रिलेशनशिप है बट खुद फीटस का फीटस के साथ ही रिलेशनशिप होता है, यानी फीटस के जो पार्ट होते हैं उसका खुद के साथ ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो होता है एटीट्यूड। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। लाई क्या होती है, लाई तो होती है मदर की लॉन्ग एक्सिस और फीटस की लॉन्ग एक्सिस, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अपन देखते हैं, दैट इज लाई। और एटीट्यूड क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे फीटस का सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है, लाइक अपन ट्रंक और उसके एक्सट्रीमिटीज का जो रिलेशनशिप है उसको एटीट्यूड कहेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा। क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ बॉडी फेल्ट बाय मदर, यानी मदर के थ्रू जो मोमेंट है उसके यूट्रस के अंदर फीटस है अभी, और यूट्रस जैसे मोमेंट करता है उसको मदर के थ्रू फील करना, मदर उसको फील करती है, दैट इज नोन एज, ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताना है क्या कहेंगे उसको, लाइटनिंग कहेंगे, एंगेजमेंट कहेंगे, क्विकनिंग कहेंगे या बेलोटमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर आपको देना है। उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मोमेंट ऑफ बेबी दैट फेल्ट बाय मदर दैट इज नोन एज, जी बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्विकनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, क्विकनिंग कहेंगे, यानी मदर के थ्रू जो फर्स्ट मोमेंट फील किया जाता है मदर के थ्रू, किसका, बेबी का, यानी बेबी मोमेंट करता है इधर उधर होता है तो उसका जो मोमेंट है वो फील करती है मदर, दैट इज नोन एज क्विकनिंग। और ये अप्रोक्स 20 वीक के समथिंग ये क्विकनिंग फील होता है मदर को, कब, 20 वीक के समथिंग ये होता है, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन द प्री क्लेम्शिया सिंस इट, प्री क्लेम्शिया के बारे में बात की जा रही है कि प्री क्लेम्शिया के मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया था आपको, देखा हो तो या आपने पढ़ा हो तो लास्ट क्लासेस, तो बेड रेस्ट दिया जाता है प्री क्लेम्शिया कंडीशंस के अंदर। और प्री क्लेम्शिया कंडीशन के अंदर जो रेस्ट दिया जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों दिया जाता है, उसका रीजन आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, किस लिए दिया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट वन प्रिवेंट टू इक्लेम्शिया, सेकंड ऑप्शन है मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड देयर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज द इडिमा, और फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंट प्री मेच्योर लेबर। अब बताइए क्या इसका राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, समझ गए होंगे ऑप्शन आप। प्री एक्लेम्शिया के अंदर जो रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन रीजन क्या है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्यों जरूरी है रेस्ट। एक्चुअली में इसका मैनेजमेंट ही अपन रेस्ट से करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन प्रायोरिटी अपन देखते हैं तो रेस्ट देते हैं, क्यों देते हैं, रीजन क्या है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंप्रूवमेंट करना, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना और एडिमा को डिक्रीज करना। अपन ने पढ़ा है प्री एक्लेम्शिया का डेफिनेशन, लास्ट क्लास में देखा था प्री एक्लेम्शिया क्या होता है। तो प्री एक्लेम्शिया मींस
लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को हाइपरटेंशन होना, प्रेग्नेंट लेडी में हाइपरटेंशन होना, और हाइपरटेंशन बीपी मैंने बताया था 140/90 mm या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन, साथ में प्रोटीन्यूरिया, साथ में इडिमा। ठीक है, तो इस हाइपरटेंशन को कम करना और इडिमा को कम करने के लिए बेसिकली रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या करवाया जाता है, रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आपको लगा होगा ये कि इक्लेम्शिया, इसके अंदर सीजर इंक्लूड हो जाता है तीनों सिम्टम के साथ, तो वो क्या हो जाता है, इक्लेम्शिया। बट इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट पोस्ट है ये, पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी पीपीएच कंसिडर करेंगे अपन, कब करेंगे? तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद 24 आवर में 24 आवर के ब्लीडिंग होता है, यानी ब्लीडिंग होता है कब? डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद 24 आवर के बाद या डिलीवरी के बाद अपन कह सकते हैं, डिलीवरी के बाद यदि ब्लीडिंग होता है, और कितना ब्लीडिंग होगा जब अपन उसको पीपीएच मान लेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज मान लेंगे। आफ्टर डिलीवरी 24 आवर ऑफ आफ्टर डिलीवरी, या कह सकते हैं, या आफ्टर डिलीवरी ऑफ 24 आवर ब्लीडिंग हो रही है, तो कितना ब्लीडिंग होगा कि उसको पीपीएच काउंट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी बार पूछा हुआ है, नॉर्मल भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। तो आंसर आपको देना है, कितना ब्लड फ्लो हो जाएगा, कितना ब्लड हेमरेज हो जाएगा कि उसको पीपीएच मानेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, व्हेन ब्लड लॉस इज more than 700 ml, when blood loss is more than 100 ml, when blood loss is more than 200 ml। क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर आपको देना है, उसके बाद राइट आंसर मैं बताऊंगा जी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। यदि व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 500, यानी कि ब्लड लॉस है जो कि 500 ml से ज़्यादा हो जाता है, दैट इंक्लूड इन पीपीएच, यानी उसको कंसीडर कर सकते हैं पीपीएच में, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। यदि ब्लड लॉस कितना हो जाता है, 500 ml से ज़्यादा हो जाता है, कब? आफ्टर डिलीवरी, या 24 आवर, डिलीवरी के 24 आवर के बाद यदि ब्लीडिंग होता है कितना, 500 ml से ज़्यादा, तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली राजस्थान सीएचओ के अंदर बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि कितना ब्लड लॉस होता है नॉर्मली एक लेडी के अंदर प्रेगनेंसी में, डिलीवरी टाइम में कितना ब्लड लॉस होता है, तो उसके अंदर आंसर था 500 ml, एंड 500 ml तक अपन नॉर्मल मान लेते हैं, 300 to 500 ml नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, 300 to 500 ml नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं कि इतना तो ब्लीडिंग होता ही होता है, इतना तो हेमरेज होता है। बट यदि 500 से ज़्यादा लॉस हो जाता है, दैट इज कंसीडर्ड इन पोस्टपार्टम हेमरेज, इट मीन्स पीपीएच कंसीडर कर लिया जाता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था जो अपन ने डिस्कस किया। रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर बिल्कुल इसी टाइम 12 o'clock अपन पढ़ेंगे इसी बारे में। नेक्स्ट सेशन को, सेशन नंबर 8 अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये नोट्स हैं या ऐसे ही नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल करवाई जा सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।